नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पे आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं वो संबंधित है वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण से, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज से। देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट की, तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते हमारे दिमाग में केंद्र में स्थान रहता है। तो हम जब सामरिक महत्व की बात करेंगे तो हम किसी स्थान के संदर्भ में उसके सामरिक महत्व पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज है, इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयास होता है वो मैकिंडर के द्वारा होता है। और आज के लेक्चर में हम मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत पे ही चर्चा करेंगे। हम मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज के पार्ट 2, पार्ट 3 में हम स्पाइकमैन और जो दूसरे विद्वान हैं उनके द्वारा दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। देखिए, जब हम मैकिंडर की बात करते हैं तो पहले हमको थोड़ा सा ये समझना है कि मैकिंडर जो थे वो ब्रितानी थे। ठीक है, और वो बदलते विश्व के परिदृश्य को देखकर ब्रिटेन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका ये मानना था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब जल परिवहन में क्रांति आई, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जब रिवोल्यूशन आया, तो सामुद्रिक शक्तियां बहुत ताकतवर हो गई, बहुत शक्तिशाली हो गई। उनमें से ब्रिटेन भी एक था और उन्होंने विश्व के अनेक भागों पर विजय हासिल करी। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे नवीन क्षेत्रों की खोज करी। विश्व के अनेकों महाद्वीपों में अनेक उपनिवेश बनाए, कॉलोनीज बनाई। ठीक है, इस दौर से यदि और पीछे जाएं, यदि हम 15वीं 16वीं शताब्दी से और पीछे जाएं, तो मैकिंडर कहता है कि वो दौर था जब जो क्षेत्र थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उनका दबदबा था। तो वो दबदबा जो है वो कोलैप्स हो गया जैसे जैसे समुद्री शक्तियां प्रबल होती गई। अब मैकिंडर को लग रहा था 1904 के समय जब वो हृदय स्थल संकल्पना देता है, ध्यान रखना उसने सबसे पहले हृदय स्थल शब्दावली का जो इस्तेमाल किया था, हार्टलैंड शब्दावली का जो इस्तेमाल किया था, वो 1919 में किया था। लेकिन जेनेरिक सेंस में हम मैकिंडर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम हृदय स्थल संकल्पना के रूप में ही जानते हैं। ठीक है, 1904 में उसने धुरी प्रदेश या पिवट एरिया की कल्पना की थी। ठीक है, तो इस दौर में लगभग जो 20वीं शताब्दी का शुरुआती दौर, या यूं कहें कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का जो शुरुआती दौर था, जिस समय लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हमें फिर से रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा था। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, मोटर गाड़ियाँ जो हैं वो और ज़्यादा तकनीकी रूप से कुशल हुई, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का महत्व बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे में मैकिंडर को ये चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सामुद्रिक शक्तियों का समय फिर से चला जाए और जो स्थल शक्तियां हैं वो फिर से प्रभावी हो जाए और ब्रिटेन का भविष्य अंधकार में चला जाए। ये चिंता मैकिंडर को सता रही थी। ठीक है, तो मैकिंडर ने जो दृष्टिकोण दिया था, बेसिकली मैकिंडर जो था वो ब्रिटेन को लेकर चिंतित था और वो चाहता था कि ब्रिटेन की सत्ता बनी रहे। इसलिए वो थोड़ा सा उन खतरों की तरफ इशारा करना चाहता था जिन खतरों से, यदि मान लीजिए कि जो मान्यताएं लेकर चल रहे हैं वो सही हो गई है ना, यदि वो खतरे वास्तव में उत्पन्न हो गए तो ब्रिटेन अपना प्रभुत्व खो देगा, है ना, ये उसको चिंता थी। ठीक है, और इसी दिशा में उसने 1904 में सबसे पहले जो हृदय स्थल संकल्पना है उसकी शुरुआत की। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की एक लेख के रूप में की, है ना, और उस लेख के अंदर उसने सबसे पहले पिवट एरिया के बारे में बताया और उसने कहा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक दुर्ग के जैसा है, विशालकाय है, एशिया के लगभग मध्य और उत्तरी भाग को घेरता है,
ठीक है, और अभेद्य किले की तरह है, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको भेदा नहीं जा सकता। इसकी चारों तरफ प्राकृतिक दीवारें हैं। इसके अंदर प्रवेश का केवल एक ही मार्ग है और वो है यूरोप के स्टेप्स के मैदान वाले भाग। और उसने ये कहा कि ये जो क्षेत्र है ये अति विशाल है, संसाधन यहाँ पर अपार हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी देश इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है तो वो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो वर्ल्ड आइलैंड पर अपना कब्जा कर ले, अर्थात वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका का जो सम्मिलित क्षेत्र है उस पर अपना कब्जा कर ले। और यदि ऐसा हुआ तो वो पूरे विश्व का भाग्य तय करेगा। ठीक है, ये चिंता मैकिन्डर को थी और मैकिन्डर को ये लगा कि ये काम या तो जर्मनी कर सकता है जो बिल्कुल पिवट एरिया के पास में है, या फिर ये काम जो है वो चीन और जापान मिलकर कर सकते हैं। बाद में उसको लगा कि चीन और जापान एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो जर्मनी की तरफ से है। ठीक है, बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, क्योंकि ये दृष्टिकोण जो मैकिन्डर ने दिया, ये एक तरफ मैकिन्डर तो जो ब्रितानी थे उनको इन खतरों से आगाह करना चाहता था, चेताना चाहता था, और दूसरी तरफ जो जर्मन्स थे वो इस कॉन्सेप्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और उनको ये लगा कि हाँ, मैकिन्डर सही कह रहा है, जर्मनी को इसका फायदा उठाना चाहिए और पूरी दुनिया को लीड करना चाहिए। परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था मैकिन्डर। तो मैकिन्डर ने देखा कि जर्मनी और उसके एलाइज की जो सेनाएं थी उन्होंने दो फ्रंट्स के ऊपर जो ब्रिटेन और उसके एलाइज थे उनको प्रवेश नहीं करने दिया। ये एक जो क्षेत्र था वो ब्लैक सी के पास का क्षेत्र था और एक बाल्टिक सी के पास का क्षेत्र था। ठीक है, तो उसको लगा कि तकनीकी ज्ञान के आधार पर और जो युद्ध कौशल में जो तकनीकी ज्ञान का विस्तार हुआ है उसके आधार पर ये जो पिवट एरिया का क्षेत्र है ये इन क्षेत्रों तक विस्तारित होना चाहिए, है ना, क्योंकि पहले उसने उसकी सीमा यूराल पर्वतों और कैस्पियन सागर को लेते हुए प्राकृतिक सीमा के रूप में बताई थी। अब वो कहता है कि इस नवीन जो तकनीकी विकास जो युद्ध के क्षेत्र में देखा जा रहा है उसको देखते हुए हमें पिवट एरिया के क्षेत्र को थोड़ा सा यूरोप के क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिए। कुछ मध्य एशिया और जो मंगोलिया और उसके आसपास का क्षेत्र है उसमें भी उसने कुछ क्षेत्रों को पिवट एरिया में जोड़कर 1919 में, है ना, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ रियलिटी का जब काम उसने प्रस्तुत किया तो उसमें उसने क्या किया, पिवट एरिया को थोड़ा और विस्तारित करके और हृदय स्थल की संज्ञा दी, है ना। यहां वो शब्द यूज करता है हार्टलैंड, ठीक है, लेकिन हम मैकिन्डर के काम को 1904 से ही हार्टलैंड कॉन्सेप्ट के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, फिर उसने देखा कि जर्मनी जो है वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। जर्मनी के हारने के बाद जो बदनामी जर्मनी की हुई उस बदनामी से जर्मनी तलमलाया हुआ था, और जब जर्मनी तिलमिलाया हुआ था तो जर्मनी की जो लीडरशिप थी उसे फिर से इसी हार्टलैंड के कॉन्सेप्ट में अपना भविष्य नजर आ रहा था। जर्मन लीडरशिप को ऐसा लगा कि जो मैकिन्डर की संकल्पना है उसमें दम है और उस पर चलकर हम यदि पुनः प्रयास करते हैं तो हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। म्यूनिख में इसको लेकर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हुई जो पूरी तरह से इन सामरिक दृष्टिकोणों के अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध था। ठीक है, धीरे धीरे जर्मनी के अंदर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो हार का आक्रोश था वो तो था ही था, उसके साथ हाउशोफर जैसे विद्वानों के कारण ये जो संकल्पना है कि भाई जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है यदि वो हार्टलैंड के एरिया को अपने कब्जे में कर ले,
तो ये जो सोच थी जर्मनी की, इसने पूरे विश्व को पुनः सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी मैकिंडर बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था। तब मैकिंडर को ये लगा कि अब ये जो युद्ध है ये केवल और केवल सामुद्रिक बनाम जो भूमि शक्तियां हैं उनके बीच का खेल नहीं रह गया है ना। अब युद्ध का जो परिप्रेक्ष्य है ना, वो पूरी तरह से बदल गया है। और अब उसको ऐसा लगा कि नॉर्थ अटलांटिक सी जो है उसके दोनों किनारे, जिसमें पश्चिमी यूरोप आता है और उधर नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग आता है, उसने कहा कि इन दोनों किनारों के जो देश हैं वो आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। पूरे विश्व के व्यापार का सबसे बड़ा भाग इन्हीं दो क्षेत्रों के बीच में देखा जाता है। ये आर्थिक शक्ति के केंद्र हैं और ये आर्थिक शक्ति के केंद्र जो हैं ये आपस में कई प्रकार के परिवहन के साधनों से जुड़े हुए हैं, है ना। जल परिवहन है, हवाई परिवहन है, और ये जो परिवहन के जाल हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और उसको उसने मिडलैंड बेसिन कहा और उसने कहा कि ये जो आर्थिक शक्तियां हैं यही पूरे विश्व का भाग्य निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो हम पूरा का पूरा सिद्धांत देखेंगे मैकिंडर का, सारे पक्षों को देखेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि उसके कौन से प्रबल पक्ष रहे और किन पक्षों पे मैकिंडर के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आज के समय मैकिंडर के सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, इन सारी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं उनको देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हृदय स्थल सिद्धांत देने वाला विद्वान है ना, जिसको हम सर हैफोर्ड मैकिंडर कहते हैं, इनका पीरियड कब का है। ठीक है, ये पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान जो डेवलपमेंट हो रहे थे वही डेवलपमेंट जो है वो मैकिंडर की चिंता के विषय थे। तो इनका जो पीरियड है वो 1861 से 1947 का है। 1861 में इनका जन्म हुआ था, 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैकिंडर जो है वो बेसिकली पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप और महासागरों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो और जो यूरोपियन हिस्ट्री में जितने भी जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, है ना, उनके बीच में एक नया कॉजल रिलेशनशिप, कार्यकारण संबंध जो है वो देता है। ठीक है, वो ये समझाने की कोशिश करता है कि जो यूरोपियन हिस्ट्री है, यदि आप यूरोपियन हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल एंगल के साथ पढ़ते हैं, है ना, सारे के सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स जो ज्योग्राफी में जो यूरोपियन हिस्ट्री में घटित हुए, उनको यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप और महासागरों का वितरण आपको देखने को मिलता है, इससे ये कहीं ना कहीं अंतर संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, और ये कहा कि लंबे समय तक ये जो चिंतन इन्होंने दिया, ये जो रिलेशनशिप इन्होंने दी, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके लिए ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट बन गया, ये एक उनके लिए आधार बन गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि मैकिंडर ने पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के वितरण तथा जो यूरोपीय इतिहास में राजनीतिक घटनाक्रम हुए थे उनके अंदर एक नए तरह का कार्यकारण संबंध स्थापित करने की कोशिश की, अर्थात नए तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की, नए तरीके से उसके इंटरप्रिटेशंस देने की कोशिश की। और यही जो कोशिश थी, यही जो उसका चिंतन था, ये लंबे समय तक पश्चिमी देशों में राजनीतिक भौगोलिक चिंतन का आधार बना। ठीक है, तो हमें यहां दो एस्पेक्ट ध्यान रखना है। मैकिंडर किन किन को लेके चल रहा है? एक तो
लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको यूं भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एक एस्पेक्ट हो गया वो। दूसरा क्या हो गया, पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, है ना। इन दोनों में वो क्या कर रहा है, कार्य कारण संबंध देखने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जो घटनाएं आपको यूरोप के इतिहास में देखने को मिलती है, जो राजनीतिक घटनाएं आपको यूरोप के इतिहास में देखने को मिलती है, वो उसके पीछे उत्तरदायी भौगोलिक कारकों को खोजने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। अब देखो यहां पर हमने देखा कि मैकिन्डर इस बात को मानता था कि जो यूरोप की राजनीतिक हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है यूरोप की, है ना, वो मूलतः क्या है, सामुद्रिक शक्तियों और स्थल शक्तियों के बीच सतत संघर्ष है ना। क्या मानना था मैकिन्डर का कि यूरोपियन हिस्ट्री बेसिकली सामुद्रिक शक्ति बनाम स्थल शक्ति के बीच के संघर्ष का लेखा जोखा है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में हमें केवल और केवल स्थल शक्तियों और जल शक्तियों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। यह ध्यान रखने की बात है कि यदि हम गौर से यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें वहां पर स्थल बनाम स्थल संघर्ष भी देखने को मिलता है और सामुद्रिक शक्ति बनाम सामुद्रिक शक्ति का संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो आगे जाकर मैकिन्डर का ये जो मत है इसकी आलोचना होती है, और आलोचना क्यों होती है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैकिन्डर जो है वो पूरे यूरोपियन हिस्ट्री को कन्फाइन कर देता है केवल और केवल स्ट्रगल बिटवीन द लैंड पावर्स एंड सी पावर्स, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो 1904 में, है ना, 1904 में मैकिन्डर एक लेख लिखता है, ठीक है, और वो लेख क्या है, इतिहास की भौगोलिक धुरी, है ना, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। इससे आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ये सारी क्लासेस ले रहे हैं, इसका नाम भी ज्योग्राफिकल पिवट है ना। ये भी भौगोलिक धुरी है, मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भूगोल के लिए समर्पित लोग हैं और हम बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को एक भौगोलिक धुरी की तरह डेवलप करना चाहते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा लाइटर साइड की बात हो गई, है ना। 1904 में जो मैकिन्डर का लेख आता है, ये एक तरफ ब्रिटानियों को आगाह करता है भविष्य के खतरों की तरफ, और दूसरी तरफ जर्मन्स को ये उत्साहित करता है कि जिस तरह का दृष्टिकोण मैकिन्डर दे रहा है उसमें जर्मनी के लिए अपार अवसर हैं। क्लियर। ये जो उनका लेख आता है, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, है ना, अथवा भौतिक आधार पर परिभाषित हृदय स्थल संकल्पना का प्रतिपादन वो करता है। ध्यान रखना, हृदय स्थल शब्दावली का सबसे पहले मैकिन्डर इस्तेमाल करता है 1919 में, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अपने शोध पत्र में दिया और ये एक ज्योग्राफिकल जर्नल में पब्लिश हुआ। इसमें मैकिन्डर ने विश्व स्तर पर इतिहास और भूगोल के परस्पर सहसंबंध के आधार पर इतिहास के भौगोलिक कारकों की व्याख्या की। इतिहास के भौगोलिक कारकों की व्याख्या की। पिछली स्लाइड में ही हमने देखा था कि मैकिन्डर ने महासागरों और महाद्वीपों के वितरण तथा यूरोपीय इतिहास में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उनके बीच में नया कार्य कारण संबंध देने की कोशिश की थी। क्लियर। तो यहां वो चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है कि अपने 1904 के लेख में मैकिन्डर जो है वो विश्व स्तर पर इतिहास और भूगोल के परस्पर सहसंबंध के आधार पर इतिहास के भौतिक कारकों की या भौगोलिक कारकों की व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि इतिहास में जितने भी आपको पॉलिटिकल इवेंट्स देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने को मिलते हैं, यदि आप उनको संपूर्णता में समझने की कोशिश करते हो तो आपको उनके पीछे अंतर्निहित भौगोलिक कारकों पर ध्यान देना होगा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को आपको संज्ञान में लेना होगा। क्लियर? ठीक है। मैकिन्डर ने बताया कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के परस्पर संयोग से बना विशाल स्थलखंड विश्वद्वीप है। तो यहां पर इस द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में मैकिन्डर दो बड़े क्षेत्रों की बात करता है। एक वो बात करता है पिवट एरिया की। ठीक है। पिवट एरिया कौन सा क्षेत्र है? ये वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक दुर्ग की तरह है। ये बेसिकली यूराल के पूर्वी भाग, कैस्पियन सागर के पूर्वी और उत्तरी भाग, नीचे जो हिमालयन श्रेणियां हैं उनका उत्तरी भाग, और जो पूर्वी भाग में हमें जो ऊंची ऊंची पर्वतीय श्रेणियां देखने को मिलती है उनका पश्चिमी भाग, और जो आर्कटिक सागर है उसका दक्षिणी भाग है। ये जितना भी मैंने आपको बताया ये इसलिए बताया ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये पिवट एरिया चारों तरफ से अभेद्य प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है ना। उत्तर में जो फ्रोजन सी है, जमा हुआ सागर है, वो अभेद्य हो गया, वो पूरा का पूरा किनारा। ठीक है। इधर यूराल के ऊंचे पर्वत आ गए, फिर कैस्पियन सागर आ गया, फिर बहुत ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं दक्षिण में आ गई, दक्षिण पश्चिम में आ गई, और जो पूर्वी सीमा है उसके साथ आ गई, दक्षिण पूरब में आ गई। कुल मिला के यूं कहें कि पूरा का पूरा जो पिवट एरिया है ना, वो प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है। मैं फिर दोहरा देता हूं, पश्चिम में यूराल की पर्वत आ गए, फिर नीचे आते हैं दक्षिण और पश्चिम भाग में ये कैस्पियन सागर आ जाता है, फिर इसके दक्षिणी भाग में आप चलो तो जो मध्य एशिया है उसके विशाल पर्वत आ जाते हैं, फिर आप दक्षिण पूर्वी भाग में चलो तो वहाँ पर भी विशाल पर्वतीय श्रृंखलाएं आ जाती है, और यदि पूर्वी भाग में यदि आप आगे बढ़ो तो वहाँ पर भी विशाल पर्वतीय श्रृंखलाएं आ जाती है, और उत्तर में जमा हुआ आर्कटिक सागर है। इस तरह ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक अभेद्य किले के रूप में है, एक प्राकृतिक किले के रूप में है, एक नेचुरल फोर्ट के रूप में है, जिसमें एक्सेस करने का, जिसमें प्रवेश का केवल एक रास्ता है, केवल एक मार्ग है, और वो है स्टेप्स के मैदान। ठीक है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो हाईली प्रोटेक्टेड है, क्षेत्र काफी विस्तारित है। और मैकिन्डर ने क्योंकि इसको मर्केटर प्रोजेक्शन के ऊपर शो किया था, बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने के लिए, ताकि लोग जो है वो मैकिन्डर के द्वारा जो दृष्टिकोण दिया जा रहा है उसकी तरफ आकर्षित हों, तो उसने इस क्षेत्र को जितना बड़ा ये है ना, वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा बड़ा उसने मानचित्रों पर दिखाया जब वो अपनी बात को रख रहा था। ठीक है। और उसने कहा कि यहाँ पर संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है। तो ये पिवट एरिया के बारे में उसने कहा, उस समय पिवट एरिया के ऊपर जार का शासन हुआ करता था, और जार काफी कमजोर पड़ चुके थे। ठीक है। फिर बाद में उसको ये लगने लगा कि जार कमजोर होते जा रहे हैं, इस क्षेत्र पे कोई दूसरी शक्तियां हैं, वो आधिपत्य जो है वो जता सकती है, वो यहाँ पर कब्जा कर सकती है, और यदि वो अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित कर लेंगी, यदि वो इस एरिया को कैप्चर कर लेंगी, तो फिर वो बहुत बड़ी मात्रा में एक प्राकृतिक दुर्ग, बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन आदि तक अपनी पहुंच बना लेगी, और ऐसी शक्तियां जो है वो धीरे धीरे पूरे विश्वद्वीप जो है उस पर अपना प्रभाव बना लेगी, जिसमें पिवट एरिया के साथ साथ यूरोप और एशिया के अन्य भाग तथा अफ्रीका शामिल है। क्लियर? तो एक उसने पिवट एरिया की संकल्पना दी 1904 के अपने काम में, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, है ना, और उसने वर्ल्ड आइलैंड की संकल्पना दी, विश्वद्वीप की संकल्पना दी। चलिए अब देखो, हम ये देखते हैं कि मैकिन्डर जो है वो पूरी पृथ्वी की सतह के लिए कहता है कि इसके 3/4 भाग पर
लगभग लगभग महासागर है ना। 3/4 भाग इसका सागरीय है और लगभग 1/4 भाग जो है वही केवल और केवल महाद्वीपीय है या स्थल भाग है। और उसने कहा कि इस महाद्वीपीय भाग का 2/3 भाग, ध्यान रखना पूरे विश्व का नहीं, केवल इस लैंड एरिया का, स्थल भाग का, महाद्वीपीय भाग का 2/3 जो भाग है वो केवल और केवल वर्ड आइलैंड के द्वारा घेरा गया है। क्लियर? ठीक है। और पूरे विश्व की लगभग लगभग 7/8% जनसंख्या है ना, मोर देन 85% पॉपुलेशन जो है ना, वो इसी वर्ड आइलैंड के अंदर निवास करती है, बसती है। ठीक है। अब आप थोड़ा सा मैकिन्डर के द्वारा दिए गए जो धुरी प्रदेश है उसको देखिए। ठीक है, जिसको बाद में हम हार्टलैंड के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, लेकिन आज जब हम मैकिन्डर को पढ़ते हैं तो 1904 से ही हम क्या करते हैं, इस धुरी प्रदेश के लिए हार्टलैंड शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आप, है ना, ये पीवट एरिया। आप थोड़ा सा यदि गौर करेंगे तो आप इस पीवट एरिया को यदि आप देखते हो तो आप ये देखोगे कि इसके ये जो उत्तरी भाग है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ये जमा हुआ सागर है ये वाला। तो इस भाग से इस पीवट एरिया तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर यूराल की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहां कैस्पियन सागर है। ठीक है, फिर प्राकृतिक सीमाएं मिल जाती है। बीच में जो स्टेप्स के मैदान हैं वो इसमें प्रवेश के एकमात्र द्वार के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर देखिए ये आ गई ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। ये सारे के सारे क्या है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो ये जो एरिया है जिसको उसने पीवट एरिया की संज्ञा दी, ये एरिया बेसिकली एक नेचुरल फोर्ट की तरह है, एक प्राकृतिक दुर्ग की तरह है ना। और ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया ये मिलके क्या बनाता है, ये वर्ड आइलैंड बनाता है, ये विश्व द्वीप बनाता है। क्लियर? चलिए अब देखो, त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 टायर सिस्टम। पूरे ग्लोब पर जो स्थल भाग है, ठीक है, जहां मानव बसाव देखने को मिलता है, उसको मैकिन्डर ने 3 भागों में बांटा। ठीक है, अर्थात त्रिस्तरीय व्यवस्था दी, है ना, 3 टायर सिस्टम दिया। उसमें एक जो है वो तो है पिवट एरिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा 3 टायर सिस्टम आपको दिखाता हूं पहले मैप के ऊपर, फिर आऊंगा वापस। तो एक तो उसके अंदर है ये पिवट एरिया। ठीक है, यहां पर आप देखिए, जिसको आगे जाकर हार्टलैंड की संज्ञा दी जाती है। पहले यहां देखिए, ये पिवट एरिया है। ठीक है, और इसकी चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली क्या है, ये रिमलैंड है ना। और इसको यूं कहेंगे इनर और मार्जिनल क्रिसेंट, है ना। ये देखिए, ये जो सबसे डार्क है ये पिवट एरिया है। ये इस त्रिस्तरीय व्यवस्था का एक स्तर है ना। ये 3 टायर सिस्टम का एक टायर है। जो दूसरा है वो है इनर और मार्जिनल क्रिसेंट। आपको यहां पर जो इंटेंसिटी है कलर की वो थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी ना, है ना, इस पिवट एरिया के चारों तरफ। क्लियर? और उसके बाद ये जो आपको सबसे लाइटर शेड दिखाई दे रहा है चारों तरफ, है ना, ये लैंड ऑफ आउटर और इंसुलर क्रिसेंट है। ये बाह्य उपांतीय पेटी है। ठीक है, ये आंतरिक उपांतीय पेटी है, ये धुरी प्रदेश है, और यह है बाह्य उपांतीय पेटी है। क्लियर? यहां पर जो ध्यान देने की बात है वो आप यहां थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, इसके कलर को आप ध्यान से देखिए, है ना। जापान की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पर आप जो ब्रिटेन है इसके कलर को ध्यान से देखिए। ये ध्यान रखने की बात है। बहुत सारे जो मैप्स हम लोग देखते हैं किताबों में, इंटरनेट में, है ना, इंटरनेट पर इस हृदय स्थल की संकल्पना से संबंधित, यहां पर उसको स्पष्ट नहीं दर्शाया गया है बहुत सारी जगह। ध्यान रखना बेटा, ये जो है ये
आउटर क्रिसेंट का भाग है ना। जापान और ब्रिटेन जो है वो मैकिंडर के अनुसार आउटर क्रिसेंट का भाग है। इसको और ज्यादा अच्छे से देखने के लिए आप इससे अगला जो है मैप इसको देखिए, और यहां देखिए जो जापान वाला इलाका है यहां लिखा हुआ है आउटर, और यहां पर ब्रिटेन वाले जो एरिया उसके ऊपर लिखा हुआ है आउटर, और ये पूरी की पूरी जो जोन है ये आउटर क्रिसेंट या इंसुलर क्रिसेंट है। और ये वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र है ना, जिसके अंदर ये यूरोपीय भाग भी आता है, इसके अंदर पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग भी आते हैं, इसके अंदर अफ्रीका के उत्तरी भाग भी आते हैं। ये आंतरिक उपांत है, इनर या मार्जिनल क्रिसेंट है। ठीक है, तो पहले हमें मैप के ऊपर देखना जरूरी है कि ये जो 3 टायर सिस्टम है, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, ये क्या है। ठीक है, अब हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वो चीजें धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लगेगी और वो हमें समझ में आने लगेगा। देखो, मैकिंडर ने विश्व के स्थल क्षेत्रों को 3 स्तरों में बांटा। ठीक है, जो हमारे थल भाग हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंटल पार्ट्स हैं, उनको 3 स्तरों में बांटा, 3 टायर्स के अंदर बांटा। और इसमें जो पहला टायर है वो क्या है? पिवट एरिया, पिवट रीजन है ना, या धुरी प्रदेश। पहला कौन सा है? पिवट एरिया, पिवट रीजन या धुरी प्रदेश। अभी अभी मैंने आपको धुरी प्रदेश दिखाया था, आप एक बार फिर उस पर गौर कर सकते हैं यदि चाहें तो। ये देखिए, ये धुरी प्रदेश है। ठीक है, जो इधर पर्वतीय भागों से घिरा हुआ है, इधर कैस्पियन सागर है, यहाँ बीच में स्टेप्स के मैदान है जो इसका प्रवेश द्वार की तरह है, और यहाँ पर ये देखिए ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये है धुरी प्रदेश जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम इस धुरी प्रदेश की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर से दक्षिण में हिमालय श्रेणी तक पाया जाता है। आर्कटिक सागर से लेकर जो हिमालय श्रेणी जो श्रेणियां हैं उसके उत्तर तक। फिर आगे देखें तो पश्चिम में यूराल पर्वत है ना, और वोल्गा नदी, यूराल पर्वत और वोल्गा नदी। ठीक है, मैं वोल्गा नदी बोलना भूल गया था, याद रखना है आपको। ठीक है, नदी भी प्राकृतिक सीमाएं बनाती है ना, वोल्गा नदी। और पूर्व में साइबेरिया के पूर्वी भाग, इनसे आबद्ध है ये पूरा का पूरा धुरी प्रदेश। ठीक है, यह संपूर्ण क्षेत्र सामुद्रिक शक्तियों की पहुंच से बाहर है। ठीक है, और यही तो मैकिंडर की सबसे बड़ी चिंता थी कि सामुद्रिक शक्तियां तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है ना। ये तो जो सामुद्रिक शक्तियां हैं उनकी पहुंच उनके दायरे में है ही नहीं, उनकी पहुंच से बाहर है, प्राकृतिक दुर्ग की भांति है। यह क्षेत्र 3 तरफ से पर्वतीय भागों और उत्तर में जमे हुए सागर से आबद्ध है। 3 तरफ से पर्वतीय भागों, एक तरफ यूराल आ गए। ठीक है, फिर जो एशिया का पश्चिमी भाग है वहां से पर्वत श्रेणियां आ गई, फिर हिमालय की पर्वत श्रेणियां आ गई है ना। फिर ऊपर हम देखते हैं कि साइबेरिया के पूर्वी भागों पर लगी पर्वत श्रेणियां आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 भागों से पर्वतीय, 3 तरफ से पर्वतीय भागों और एक तरफ से जमे हुए सागर है ना, फ्रोजन सी से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्राकृतिक किला है, नेचुरल फोर्ट है ये एक तरह का, है ना। और ये सारी की सारी जो प्राकृतिक सीमाएं आप देख रहे हो, पर्वतीय भाग, समुद्र आदि, ये सब इस किले की दीवारें हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इन्होंने कहा कि पश्चिम में है ना, पश्चिम में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच स्टेप्स के मैदान वाला एक समतल क्षेत्र देखने को मिलता है। कहां? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच। ठीक है, क्या मिल रहा है? स्टेप्स के मैदान है। ये एकमात्र प्रवेश द्वार है। दिस इज द ओनली एंट्री गेट फॉर दिस नेचुरल फोर्ट।
इस प्राकृतिक दुर्ग के लिए ये एकमात्र प्राकृतिक द्वार है, ये एकमात्र क्षेत्र है जिससे इस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। इस प्रदेश में आर्कटिक सागर प्रवाह तंत्र अथवा आंतरिक प्रवाह तंत्र वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। इसको हम समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है ना, कि आपका जो पीवट एरिया है, आपने देखा कि वो 3 तरफ से पर्वतीय भागों से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके पश्चिमी सीमा पर भी ऊंचे पर्वत हैं, दक्षिणी सीमा पर भी, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, पूर्वी सीमा पर भी ऊंचे पर्वतीय भाग हैं। और इसका ढाल किस तरफ है प्रदेश का? टुवर्ड्स द आर्कटिक सी की तरफ है। इसका मतलब यहां पे जो नदियां हैं वो प्रधानतया किस तरफ जाकर अपना पानी डालेगी? वो डालेगी पानी किधर? आर्कटिक सागर की ओर, ठीक है। तो जब वो आर्कटिक सागर की ओर अपना पानी डाल रही हैं, तो बताइए ये नदियां जो है वो आर्कटिक सी ड्रेनेज सिस्टम बनाएगी या नहीं बनाएगी, है ना। ये नदियां क्या करेगी? आर्कटिक सागर प्रवाह तंत्र बनाएगी। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में आपको इनलैंड वाटर सिस्टम भी देखने को मिलता है। आपको इस क्षेत्र में आंतरिक अपवाह तंत्र भी देखने को मिलता है। तो उसने कहा कि इस धुरी प्रदेश में इस 2 प्रकार के ये हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसी धुरी प्रदेश को ही 1919 में हृदय स्थल कहा गया। जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हृदय स्थल की जो संकल्पना है, ठीक है, वो मैकिंडर जो है वो हृदय स्थल की शब्दावली के साथ 1919 में देता है। हालांकि मैकिंडर के पूरे सिद्धांत को राइट फ्रॉम 1904, है ना, 1904 से ही जो उसका सिद्धांत है उसको मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, मैकिंडर्स हार्टलैंड थियरी के रूप में जाना जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, आंतरिक और उपांतीय अर्धचंद्र, ठीक है। तो कैसी शेप है? क्रिसेंट शेप है। अभी आपने डायग्राम में देखा ना, क्रिसेंट शेप है ना, अर्धचंद्र के जैसी शेप है, ठीक है। किसकी? इस आंतरिक या उपांतीय पेटी की, ठीक। यह धुरी प्रदेश के पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी किनारों वाला अर्धचंद्राकार भाग है। उत्तर में तो लैंड एरिया है नहीं, उत्तर में तो आर्कटिक सागर है। तो आपको ये 3 दिशाएं ही ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी किनारों वाला अर्धचंद्राकार भाग, है ना, जो क्रिसेंट शेप में जो रीजन है वो है। इस भाग की नदियां वर्ष पर्यंत खुले समुद्रों जैसे बाल्टिक सागर है, अंध महासागर है, भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पीला सागर, चीन सागर, जापान सागर आदि में अपने जल प्रवाहित करती है। जबकि जो पीवट एरिया है उसका प्रवाह तंत्र कौन सा है? उसका प्रवाह तंत्र है आर्कटिक सागर का प्रवाह तंत्र, है ना। वहां नदियां क्या करती हैं? ज्यादातर नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होकर, है ना, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो दर्शाती है और अपना पानी आर्कटिक सागर में डालती है। जबकि जो हमारा अर्धचंद्राकार भाग है, ठीक है, उससे जो नदियां निकलती है वो अपना पानी जो है वो जो ऊपर बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है ना, अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरेनियन सी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, येलो सी है, चाइना सी है, जापान सी है आदि के अंदर ये नदियां ले जाके अपना पानी डालती है, ठीक है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी यूरोप शामिल है ना, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप दोनों, ठीक है। तो इसमें एक तरफ जो इलाके हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वो सब तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ जो पोलैंड है ना, और दूसरे इलाके हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा क्षेत्र, तथा सहारा मरुस्थल और अफ्रीका का उत्तरी भाग इसमें शामिल किया जाता है। अभी अभी हमने मैप के दौरान भी ये चर्चा की थी। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं, है ना।
पहले हम बात करते हैं तीसरी पेटी की, बाह्य अर्धचंद्र या द्वीपीय अर्धचंद्र, है ना, आउटर क्रिसेंट और इंसुलर क्रिसेंट। ठीक है, अब इसके अंदर बचा कौन? उत्तरी अमेरिका बचा, दक्षिणी अमेरिका बचा, ऑस्ट्रेलिया बचा, ग्रेट ब्रिटेन बचा, जापान बचा, वो सब इसके अंदर शामिल होंगे, और अफ्रीका के उत्तरी भाग को छोड़कर सारा भाग, ठीक है, वो सब इसमें शामिल होंगे, है ना। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के सहारा के दक्षिण के भाग, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि को हम आउटर क्रिसेंट में शामिल करते हैं। हम इनको जो इंसुलर क्रिसेंट है उसके अंदर शामिल करते हैं। मैकिंडर के अनुसार सामुद्रिक परिवहन के युग से पहले, है ना, सामुद्रिक परिवहन के युग से पहले अर्थात जो 15वीं-16वीं शताब्दी है ना, उससे पहले धुरी प्रदेश वाला समतल विशाल घास मैदान ऊंटों और घोड़ों की सवारी की दृष्टि से संचार की वरीयता में उच्च था। इसका मतलब कि इतिहास में पहले भी ये धुरी प्रदेश है, ये संचार की वरीयता वाला क्षेत्र रहा है, महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। ठीक है, और उसको लग रहा था कि अब पुनः भूमि परिवहन का दौर आ रहा है ना, और इससे यह पुनः अपनी पुरानी सामरिक महत्ता को प्राप्त कर लेगा, है ना। इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो पुनः लौट आएगी। ठीक है, ऐसा मैकिंडर का मानना था। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए आप पूरी जोन्स को। ये पिवट एरिया है, ये पिवट एरिया के चारों तरफ इनर या मार्जिनल क्रिसेंट है, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका के भाग आते हैं, यूरोप के भाग आते हैं, वेस्टर्न एशिया के भाग आते हैं, सदर्न एशिया के भाग आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के भाग आते हैं, और ईस्ट एशिया के भाग इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं, है ना। उससे परे चारों तरफ जो है वो आउटर या इंसुलर क्रिसेंट है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि दोनों अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ साथ अफ्रीका का ये जो सहारा के दक्षिण वाला भाग है वो ग्रेट ब्रिटेन और जापान जो है इसको वो इसमें शामिल करता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पॉलिनेशिया और जो ईस्ट इंडीज का भाग है ना, पॉलिनेशिया और जो ईस्ट इंडीज का भाग है, ये भी इस आउटर क्रिसेंट का ही भाग माना जाता है। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, सामुद्रिक परिवहन के विकास से 16वीं शताब्दी के आसपास धुरी प्रदेश का सामरिक वर्चस्व समाप्त होने लगता है। क्लियर? क्योंकि अब सामुद्रिक शक्तियां जो है वो बलिष्ठ होती जा रही हैं। ठीक है, और सामुद्रिक शक्तियों के बलिष्ठ होने के कारण इस भाग में जो लैंड पावर्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे हाशिए पे चली जाती है, उनका महत्व जो है वो कम हो जाता है। क्लियर? कब की बात है? 16वीं शताब्दी के आसपास धुरी प्रदेश का सामरिक वर्चस्व समाप्त होने लगता है। पहले इसको बेटर लैंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसको सामरिक महत्ता प्राप्त थी। ठीक है, वो सामरिक महत्ता अब नए डेवलपमेंट के साथ गौण होने लगती है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में, है ना, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के अंदर ही मैकिंडर का ये चिंतन जो है उभर कर सामने आता है ना। असलियत में जो उसका लेख है वो 1904 में प्रकाशित होता है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में भाप इंजन, ठीक है, स्वचालित मोटर, रेल आदि का जबरदस्त विकास होता है। भाप इंजन, रेल, स्वचालित मोटर, है ना, भरपूर विकास होता है। और अब क्या होता है, पुनः स्थलीय यातायात जो है उनकी संभावनाएं बढ़ने लगती है। क्लियर? तो जो एक नया ऑर्डर हमें देखने को मिला था आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जो
जो समुद्री परिवहन है या जल परिवहन है उसमें बदलाव के साथ, ठीक है, हमें जो सामरिक दृष्टियों में बदलाव देखने को मिला था, अब क्या है, धीरे धीरे वो अब खत्म होने जा रहा है। क्लियर? अब जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी धुरी बदल रही है। ठीक है, अब लैंड एरियाज वापस अपना महत्व ले रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो वो देखता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अनेक प्रकार के तकनीकी विकास संचार के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, परिवहन के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसे भाप इंजन है, रेल है, स्वचालित मोटरें हैं आदि। ठीक है, इससे पुनः स्थलीय यातायात की संभावनाएं बढ़ती है तथा मैकिंडर को लगा कि धुरी प्रदेश अपना पुराना सामरिक महत्व प्राप्त कर सकता है ना। पिवट एरिया जो है वो पहले ही की तरह वापस उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सामरिक दृष्टि से उसका जो महत्व है वो पुनः स्थापित हो सकता है। ठीक है, मैकिंडर को लगा कि धुरी प्रदेश अपना पुराना सामरिक महत्व प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चूंकि यहां अपार संसाधनों की उपलब्धता है, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इमेंस रिसोर्सेस। ठीक है, अपार संभावनाओं की उपलब्धता है और धुरी प्रदेश को प्राकृतिक सुरक्षा का लाभ भी प्राप्त है। धुरी प्रदेश को प्राकृतिक सुरक्षा का लाभ भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं जिसके अंदर ये सिद्धांत जो है ये धीरे धीरे विकसित होता है। अतः रूसी साम्राज्य क्षेत्र पर आधिपत्य करने वाला पूरे विश्व पर नियंत्रण करेगा। और रूसी साम्राज्य कहां था? पिवट एरिया के क्षेत्र के ऊपर, है ना। तो इसने कहा कि जो पिवट एरिया पर आधिपत्य कर लेगा, है ना, या जो रूसी साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेगा, पूरे विश्व पर नियंत्रण कर सकेगा। पूरे विश्व पर, है ना, वो नियंत्रण कर सकेगा। यह संभव नहीं, है ना, उसने कहा यह संभव नहीं बिना किन्हीं बाहरी शक्तियों के सहयोग के, है ना। उसने कहा इसके बिना यह संभव नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उसने कहा कि रूसी साम्राज्य क्षेत्र पर आधिपत्य करने वाला पूरे विश्व पर आधिपत्य करेगा। ठीक है, और उस समय जो रशियन जार है वो कमजोर हो चुके थे। ठीक है, आप जानते हो कि थोड़े ही समय बाद तो वहां पर क्रांति देखी जाती है। ठीक है, तो ये जो रूसी साम्राज्य कमजोर हो रहे थे, है ना, अतः उस समय बिना बाहरी सहयोग के यह संभव नहीं था, क्योंकि रूस खुद इतना कैपेबल नहीं था कि वो अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन, है ना, को भुना सके। ठीक है, चलिए अब देखो, अब उसने कहा कि जब ये संभव नहीं है बिना बाहरी शक्तियों के सहयोग के, तो उसने कहा कि इस सहयोग को लेकर दो संभावनाएं देखी जा सकती है। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। नंबर एक, जर्मनी धुरी प्रदेश के पश्चिमी द्वार से इसमें प्रवेश करेगा, इसे अधिग्रहित कर लेगा, महान शक्ति के रूप में उभरेगा। क्लियर? कि एक तो यह है कि यह हृदय स्थल जो है इस तक जर्मनी की पहुंच अच्छी है ना। तो जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी इस जो रूसी साम्राज्य है, ठीक है, इस पर अपना आधिपत्य या वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा। जर्मनी धुरी प्रदेश के पश्चिमी द्वार से इसमें प्रवेश कर इसे अधिग्रहित कर महान शक्ति के रूप में उभरेगा। चाइना क्या होगा? और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरी संभावना, चीन जापान की सहायता से रूसी साम्राज्य को परास्त कर अपना आधिपत्य जमाएगा, है ना। चीन जापान की सहायता से, ठीक है। लेकिन आप यदि वर्ल्ड हिस्ट्री जानते हैं तो आप इस पीरियड के अंदर आइए,
आपको साफ पता लग जाएगा कि चाइना और जापान ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का एक साथ मिलकर आना ये हमें संभव प्रतीत नहीं होता। ठीक है, तो एक ही जो संभावना है वो प्रबल बनी रह जाती है, और वो ये है जर्मनी धुरी प्रदेश के पश्चिमी द्वार से इसमें प्रवेश कर इसे अधिग्रहित करके महान शक्ति के रूप में उभरेगा। ठीक है, जर्मनी विल एंटर द पिवट एरिया थ्रू इट्स वेस्टर्न गेट, कैप्चर इट एंड इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर और अ ग्रेट पावर। क्लियर, समझ में आ गई यहां तक बात? तो यही चिंता जो है ये मैकिन्डर को खाए जा रही थी, है ना। यही चिंता जो है वो मैकिन्डर को परेशान कर रही थी कि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि हम लोग अपना वर्चस्व पूरी तरह से खो दें, और ये जो जर्मनी है ये क्या करे, ये इस पूरे के पूरे जो नवीन डेवलपमेंट है ना, जो नवीन घटनाक्रम है उसका लाभ लेकर ये इस पूरे क्षेत्र को अपने आधिपत्य में ले, है ना, इस पर कब्जा कर ले। और यदि वो ऐसा कर पाएगा, यदि जर्मनी पश्चिमी द्वार से घुसकर प्राकृतिक दुर्ग जो है पिवट एरिया उसको यदि वो अधिग्रहित कर लेता है, तो वो जो है महान शक्ति के रूप में उभरेगा। जर्मनी जो है वो धीरे धीरे विश्व की सबसे महान शक्ति के रूप में विकसित होता जाएगा। क्लियर? अब देखो, चूंकि मैकिन्डर का मानना था कि वर्तमान में वही देश एक महान शक्ति के रूप में अस्तित्व बनाएगा जिसके पास स्वयं की विशाल भूमि, ग्रह भूमि हो। मैकिन्डर कह रहा है कि ये जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं जिनमें सामुद्रिक परिवहन का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लैंड ट्रांसपोर्टेशन का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मैकिन्डर ये मानता है कि वर्तमान में वही देश एक महान देश के रूप में अस्तित्व में आएगा जिसके पास स्वयं की विशाल भूमि हो। ठीक है, जिसके पास स्वयं की विशाल भूमि हो। अतः मैकिन्डर को ब्रिटेन के भविष्य की अनिश्चितता का एहसास हो रहा था। उसको लगा कि अब ब्रिटेन के लिए चुनौतियां बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, अब इसी दौरान क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। आपको पता है वो 1914 में शुरू होकर 1919 तक चलता है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, अब इस प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी घटनाक्रम होते हैं मैकिन्डर उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है ना। मैकिन्डर उनको बहुत ध्यानपूर्वक क्या करता है, उन पर चिंतन मनन करता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के आकलन से मैकिन्डर को अपनी सामरिक दृष्टि को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने का पुनः मौका मिला, है ना, क्योंकि मैकिन्डर को यह लगा कि जो सामरिक सूत्र उसने शुरू में दिया था, ठीक है, अब वो इतना प्रासंगिक है नहीं। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या कर रहा है वो, अपनी सामरिक दृष्टि को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए, और इसी धारा में 1919 में डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नाम की पुस्तक आती है। 1919, ध्यान रखना। और यही वो काम है जब पहली बार मैकिन्डर यहीं पे इसी काम में पहली बार मैकिन्डर जो है वो ट्रू सेंस में हार्टलैंड की बात करता है, हार्टलैंड की संकल्पना देता है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है। ठीक है, हम जानते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जर्मनी हार जाता है, जर्मनी की पराजय हो जाती, परास्त हो जाता है जर्मनी। और युद्ध के अनुभवों के आधार पर इस पुस्तक में मैकिन्डर ने नई सामरिक व्यवस्था, ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजिक सिस्टम, है ना, पर अपने विचार दिए। मैकिन्डर की दो मान्यताएं थी, अब हम उन मान्यताओं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वो दो मान्यताएं क्या थी? वो प्रथम विश्व युद्ध जो है उसको देखने के बाद जो उनके जहन में बातें आ रही थी, ठीक है, उससे संबंधित है। पहला,
1917 में रूसी साम्राज्य का पतन और कम्युनिस्ट शासन या साम्यवादी व्यवस्था जो है उसका उदय, है ना। तो 1917 में हम देखते हैं कि रशिया में रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जार जो है ना, वो इस समय तक बहुत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। रूसी जार जो है वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि 1917 में रूसी साम्राज्य का पतन होता है ना। उस क्रांति के तहत क्या होता है, रूसी साम्राज्य जो है, ठीक है, वहां पर अब ये राजशाही धीरे धीरे क्या होती है, गॉन, खत्म होती है। वो जो जार का राज है वो खत्म होता है एवं कम्युनिस्ट शासन या साम्यवादी शासन की स्थापना वहां होती है। इन कम्युनिस्ट शासकों ने जर्मनी के साथ उसी की शर्तों पर शांति समझौता कर लिया। अब उसको लगा कि ये तो पूरी तरह से जर्मनी की गिरफ्त में है ना। जर्मनी ने क्या किया, चीन की जर्मनी नहीं, कम्युनिस्ट शासकों ने क्या किया कि जर्मनी के साथ जर्मनी की शर्तों पर समझौता किया। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो उनको यह लगा, मैकिन्डर महोदय को लगा कि जर्मनी एंड रशिया, है ना, दे आर हैविंग वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, उनके बीच में बहुत गहरा संपर्क है, ठीक है। किस किस के बीच, जर्मनी और जो कम्युनिस्ट शासन वाला जो पिवट एरिया है, रशिया वाला भाग है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये एक चिंता का विषय है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है ना। ये एक चिंता का विषय है कि अब जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई उठापटक जो है वो आ चुके हैं, है ना। और ये उठापटक क्या करते हैं, नई व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। क्लियर। तो 1917 में रूसी साम्राज्य का पतन होता है, कम्युनिस्ट शासन या साम्यवादी शासन की शुरुआत होती है। और ये जो कम्युनिस्ट शासक या साम्यवादी शासक हैं, ये क्या करते हैं, ये जर्मनी के साथ उसी की शर्तों पर शांति समझौता करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसकी सहयोगी सेनाएं तुर्की जलडमरू मध्य, है ना, जो टर्किश स्ट्रेट है ना, तुर्की जलडमरू मध्य के रास्ते काले सागर, ब्लैक सी, है ना, काले सागर में प्रवेश करने में असफल रही है ना। काले सागर के आसपास ये प्रवेश नहीं कर पाई, ठीक है। बाल्टिक सागर के बाहरी क्षेत्र पर भी जर्मनी ने ब्रिटेन नौसेना को आगे बढ़ने नहीं दिया। क्लियर। तो अब उसको यह लग रहा है कि तकनीकी के आधार पे ये जो प्राकृतिक दुर्ग जिसकी हमने पहले बात की थी धुरी प्रदेश के रूप में, ठीक है, इसका हमें विस्तार बढ़ाना चाहिए। क्लियर। और इसीलिए वो क्या करता है, अपने हृदय स्थल की संकल्पना में संशोधन प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब देखो, मैं फिर से दोहराता हूं, युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसकी सहयोगी जो सेनाएं थी, उनको तुर्की जलडमरू मध्य के रास्ते काले सागर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, बाल्टिक सागर के जो बाहरी क्षेत्र हैं वहां पर भी जर्मनी ने ब्रिटेन सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो जर्मनी ने क्या किया कि इन दो क्षेत्रों में जो दुश्मनों की सेना है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको प्रवेश नहीं करने दिया। तो मैकिन्डर जो है वो अब क्या करते हैं, अब इस क्षेत्र को जो पिवट एरिया है उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है। अर्थात हृदय स्थल जो है उसका आकार थोड़ा अब यहां बड़ा देखने को मिलेगा। चलिए अब देखो, इन दो बातों को ध्यान में रखकर 1919 में मैकिन्डर ने स्थल, जो हृदय स्थल है, उसकी नवीन परिभाषा दी, है ना। He gave the new definition, है ना, उसने नवीन परिभाषा दी। क्लियर। अब देखो वो क्या थी, हृदय स्थल वह क्षेत्र है जिसमें कि आधुनिक तकनीकी विकास से प्राप्त यंत्रों की सहायता से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
है ना। हृदय स्थल वह क्षेत्र है जिसमें आधुनिक तकनीकी विकास से प्राप्त यंत्रों की सहायता से भी सामुद्रिक शक्तियां अंदर प्रवेश ना कर पाए, है ना। सामुद्रिक शक्तियां अंदर प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। अथवा आधुनिक तकनीक पर आधारित यंत्रों के सहारे हृदय स्थल की शक्तियां सामुद्रिक शक्तियों को प्रभावी ढंग से बाहर ही रोके रखे। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ गई, है ना। ये जो दो जो आपको यहां पर ये नए डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, इसी के कारण मैकिन्डर अपने पिवट एरिया का क्षेत्र अब बढ़ाता है। विशेष तौर पे कहां बढ़ाता है वो? यूरोप के भागों में, है ना, और एशिया के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और थोड़ा सा एशिया के पश्चिमी, एशिया के दक्षिणी और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहां के कुछ क्षेत्रों को शामिल करता है। तो हृदय स्थल वह क्षेत्र है जिसमें कि आधुनिक तकनीकी के विकास से प्राप्त यंत्रों की सहायता से सामुद्रिक शक्तियों को अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। आगे बात समझ में? तो अब जो वो केवल और केवल प्राकृतिक दुर्ग है उसकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रही है, ठीक है। वो नो डाउट वो हार्टलैंड का भाग होगा, लेकिन उस सीमा से बाहर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आधुनिक तकनीक पर आधारित यंत्रों के सहारे हृदय स्थल की शक्तियां सामुद्रिक शक्तियों को प्रभावी ढंग से बाहर रोके रख सकती है, ठीक है। इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए, देखो, है ना। 1919 में जब मैकिन्डर ने डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नाम की पुस्तक दी थी, ठीक है, उसमें जो उन्होंने हृदय स्थल को और ज्यादा विस्तारित करने की बात की थी, वो देखिए, वो भाग आपको यहां पर दिखाई देंगे, है ना। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, जिसकी बाउंड्री ये इस तरह से बनाई हुई है, ठीक है। ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या किया गया, इसको धुरी प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ भाग जो है वो ये देखो, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, है ना, आदि के भी इसमें सम्मिलित किए गए, है ना। और इसे कहा हार्टलैंड, इसको कहा हार्टलैंड। तो ये जो आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली सॉलिड लाइन, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है 1904 के पिवट एरिया को, है ना, 1904 के पिवट एरिया को। और ये जो क्षेत्र इसके अंदर जोड़े गए हैं, ये क्या कर रही है? ये जो 1919 में जो संकल्पना दी गई थी, संशोधन दिया गया था, ठीक है, उसके अंतर्गत हृदय स्थल में कौन कौन से क्षेत्र जोड़े जाएंगे, है ना, ये उस को परिलक्षित कर रही है, दर्शा रही है। चलिए, अब हृदय स्थल के अंतर्गत बाल्टिक सागर के क्षेत्र, है ना, डेन्यूब नदी की नौकागम्य मध्य और निचली घाटियां, ठीक है, काला सागर क्षेत्र, तुर्की क्षेत्र, आर्मीनिया क्षेत्र, तिब्बत, मंगोलिया आदि को भी शामिल किया गया, है ना, उनके क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। किसमें? ये जो हृदय स्थल को थोड़ा सा विस्तारित करके बताया गया है, हमने उसकी बात की है ना। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? बाल्टिक सागर के क्षेत्र, अभी हमने देखा भी था पिछले जो स्लाइड गई थी उसमें, है ना, डेन्यूब नदी की नौकागम्य मध्य और निचली घाटी, है ना। फिर देखो काला सागरीय क्षेत्र, तुर्की, आर्मीनिया, तिब्बत, मंगोलिया आदि को शामिल किया। मैकिन्डर का सामरिक सूत्र देखते हैं हम, है ना। सामरिक सूत्र में मैकिन्डर क्या कहता है? क्या है मैकिन्डर का स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला? पहला, जो पूर्वी यूरोप प्रशासन करेगा, अब देखो जर्मनी पूर्वी यूरोप में ही है,
ठीक है, और जर्मनी बहुत जल्दी, है ना, ये जो हृदय स्थल है उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। पहली बात। ठीक है, अब देखो, जो हृदय स्थल पर अपना अधिकार स्थापित कर ले रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो विश्व द्वीप का स्वामी होगा। क्या होगा वो? हाँ, क्या होगा वो? मास्टर ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड, है ना। और देखो, जो विश्वद्वीप पर राज करेगा वह पूरे विश्व को अपने अधिकार में कर लेगा। ठीक है, ये सामरिक सूत्र हैं जो मैकिन्डर ने दिया था। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? सबसे पहले है जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, जर्मनी पूर्वी यूरोप में बैठा है, ठीक है, वह हृदय स्थल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकेगा। ठीक है, कहां बैठा है वो? पूर्वी यूरोप। जर्मनी की स्थिति को इंगित करते हुए कह रहा है। फिर देखो, जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड जो है ना, उसका मास्टर हो जाएगा फिर। ठीक है, और जो विश्वद्वीप पर राज करेगा वह पूरे विश्व को अपने अधिकार में ले लेगा। क्लियर? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी में भू राजनीति की संकल्पना प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच में खूब फली फूली जर्मनी में। ठीक है, 1924 में तो उन्होंने एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन ही बना डाला, है ना। 1924 में म्यूनिक शहर में सामरिक अध्ययन के लिए एक संस्थान बना दिया। ठीक है, ऐसा संस्थान जो जितने भी जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं उन पर अपनी आइज जो है वो गड़ाए रखे। ठीक है, और उसी क्षेत्र में नवीन शोध जो है वो भी आते रहे। हाउशोफर नाम के एक विद्वान हुए थे, उनको इसका डायरेक्टर बनाया। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज म्यूनिक में बनाया गया था, म्यूनिक में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और हाउशोफर को उसका क्या बनाया? डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, उपरोक्त दी गई सामरिक संकल्पनाओं में दिए गए भू राजनीतिक तत्वों के आधार पर जर्मनी ने अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। किसके द्वारा? कि ब्रिटेन ने जिस तरफ इशारा किया, मैकिन्डर ने जिस तरफ इशारा किया, वो संभव है और हम पुनः विश्व के अलग अलग भागों में हम आधिपत्य कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जर्मनी तिलमिलाया हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार से, और वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की नींव डली, और खास बात यह हुआ कि जर्मनी फिर हारा, है ना। तृतीय विश्व युद्ध की नींव डली और जर्मनी फिर हारा। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जब ये विश्व युद्ध चल रहा था तो इसको मैकिन्डर क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, और मैकिन्डर को यह लगा कि जो सामरिक सूत्र उन्होंने दिया है ना, अब उसकी प्रासंगिकता गौण रह गई है ना। तो मैकिन्डर को अपनी संशोधित परिकल्पना के पुनः संशोधन का अवसर मिला, क्योंकि वो एक बार पहले उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा और फिर उसके आधार पर 1919 में, है ना, और ये देखा कि उसने एक संशोधन प्रस्तुत किया। ठीक है, और वो देखता है कि इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आगाज हो जाती है। क्लियर? तो मैकिन्डर ने अपनी संशोधित परिकल्पना के पुनः संशोधन हेतु उसको अवसर मिलता है 1943 में। ये ध्यान रखना बेटा, 1943, है ना। 1943 में मिडलैंड संकल्पना देता है, है ना, मिडलैंड कॉन्सेप्ट देता है। इसका मतलब
1943 में आते आते वो अपनी जो उसने हृदय स्तर की संकल्पना दी थी उससे पूरी तरह यू टर्न ले लेता है, पूरी तरह यू टर्न ले लेता है। ठीक है, अब वो मिडलैंड बेसिन की संकल्पना दे रहा है। मैकिंडर ने अपनी सोच के दायरे को पुराने विश्व के इतिहास एवं भूगोल से बाहर निकाला। ठीक है, क्योंकि वो केवल और केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर रहा था। ठीक है, कंटेम्प्रेरी बात फिर कैसे होगी, है ना। एवं व्यवहारिक स्तर पर इस बात को स्वीकारा कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी नजदीकी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जुड़े हुए होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप पश्चिमी यूरोप की बात करो तो यहां पर भी जो रेशियल ग्रुप है, ऑलमोस्ट उस समय जो अमेरिका था, है ना, पूर्वी अमेरिका वाला जो भाग था वहां पर ऑलमोस्ट उसी के लोग ज्यादा थे, है ना। तो ये दोनों क्या है, मिलकर काफी क्लोज कनेक्शंस बनाते हैं, है ना। तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत निकटता से जुड़ा होना, ठीक है, ये अब महत्वपूर्ण है मैकिंडर की दृष्टि से। ठीक है, और उसने कहा कि ये मिलकर एक वृहद अविभाज्य समुदाय बनाते हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए लार्ज इंडिविजिबल कंट्री, है ना। ठीक है, इंडिविजिबल, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, है ना, बनाते हैं। तो बेसिकली यहां पर मैकिंडर जो है वो पूरी तरह से अपनी जो पुरानी संकल्पनाएं हैं, जो पुरानी जो सैद्धांतिक बातें हैं, उससे वो पूरी तरह से यू टर्न लेता है। ठीक है, यू टर्न लेता है और मिडलैंड बेसिन की संकल्पना देता है। ठीक है, और ये कहता है कि जो पश्चिमी यूरोप है और पूर्वी अमेरिका, ये राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ये आपस में जुड़े हुए हैं, और मिलकर ये एक वृहद अविभाज्य समाज की रचना करते हैं। ठीक है, अब देखो, इनके मध्य से उत्तरी अंध महासागर क्षेत्र में समुद्री व वायु मार्गों का जाल आपको देखने को मिलता है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिलता है। दो ब्लॉक्स के बीच में, कौन सा ब्लॉक, नॉर्थ अटलांटिक के पूर्वी भाग में यूरोपियन देश, विशेष तौर पे पश्चिमी यूरोपियन देश, और उसके पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र। ठीक है, तो वो कहता है कि इसके मध्य में उत्तरी अंध महासागर क्षेत्र में समुद्री एवं वायु यातायात मार्गों का जाल पाया जाता है। इस परिवहन जाल वाली घाटी को ही मैकिंडर ने क्या संज्ञा दी, मिडलैंड। क्या संज्ञा दी, मिडलैंड। ठीक है, उसको मिडलैंड संज्ञा दी। अब समझ में आ गया मिडलैंड कौन सा एरिया है। ठीक है, मैकिंडर ने माना कि पश्चिमी यूरोप एवं पूर्वी उत्तरी अमेरिका का संयुक्त क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है ना। उसने कहा कि यदि आप पश्चिमी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका को आप एक साथ लें तो ये मिलकर बहुत बड़ा आर्थिक, सामरिक एवं राजनीतिक शक्ति स्वरूप जो है वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और ये काफी क्लोजली आपस में जुड़े हुए भी हैं, बहुत नजदीकी से आपस में जुड़े हुए भी हैं। कौन कौन, पश्चिमी यूरोपीय भाग और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इस सम्मिलित क्षेत्र के कुल संसाधन विश्व के किसी भी समुदाय के कुल संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक थे। मतलब ये जो दो समुदाय हैं अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर, ठीक है, इनके बीच में जो व्यापार का दायरा है वैसा आपको पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि इनके जो कुल संसाधन है वो विश्व के किसी भी समुदाय के कुल संसाधनों की तुलना में काफी अधिक है। ठीक है, अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में इस सम्मिलित समुदाय की भूमिका जो है वो निर्णायक होगी। यही जो है पूरे विश्व के क्या होंगे, कर्ता धर्ता के रूप में देखे जाएंगे। तो ये देखिए मैकिन्डर का पूरा सिद्धांत था। हमें क्विक स्नैप लेते हैं, इसका स्नैपशॉट लेते हैं ताकि उसके बाद हम इसकी आलोचनाओं को डिस्कस कर सकें। देखिए मैकिन्डर को बेसिकली ये ब्रितानी था और इसको ब्रिटेन की चिंता थी, क्लियर। और उसको ये लगा कि अब जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अहम होता जा रहा है, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, रेल जो नेटवर्क हैं वो विस्तारित होते जा रहे हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, और जो मोटर गाड़ियां हैं वो स्वचालित होने लगी हैं, उनमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो अब मैकिन्डर को लगा कि एक समय था जब जो स्थल शक्तियां थी वो ज़्यादा बलशाली थी, और एक समय आया 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास जब समुद्री शक्तियां जो हैं वो काफ़ी मजबूत होती गई और उन्होंने स्थल शक्तियों को धराशाही कर दिया। ठीक है, उसको ये लगा कि अब पुनः ऐसा समय आ गया है जब ये स्थल शक्तियां जो हैं ये समुद्री शक्तियों को खत्म कर देंगी। ठीक है, उनके वर्चस्व को ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो उसने इसी को ध्यान में रखते हुए 1904 में, ठीक है, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री नाम से जो लेख प्रस्तुत किया था, उसमें पिवट एरिया की संकल्पना दी। उसको बताया कि किस तरह से वो प्राकृतिक दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग है, और केवल एक ही रास्ता है स्टेप्स के मैदान का, है ना, जो कैस्पियन सागर और यूराल पर्वतों के बीच में है, जिससे इस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। और उसको ये लगा कि यहाँ पर अभी रशिया जो है ना, वाला भाग जो है, यहाँ पर अभी जार का शासन है और जार बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। ऐसे में इनके पास में ही जर्मनी एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, जो इस पूरे पिवट एरिया पे कब्जा कर सकता है। और उसने कहा यदि ऐसा नहीं होता तो जापान और चीन मिलकर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, जापान और चीन के मिलकर, है ना, इसको अंजाम देने की संभावना बहुत कम है। तो उसने कहा यस, जर्मनी कैन डू इट, क्लियर। तो वो पूरा का पूरा जो उसका फोकस था वो ये था कि वो ब्रितानियों को और उनके सहयोगियों को जर्मनी के खतरों से आगाह करना चाहता था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ ब्रितानी जो है वो तो इसको देखते हैं कि भाई किस तरह से ये सिद्धांत एक आई ओपनर की तरह उनके लिए काम आ सकता है और वो ऐसी संभावनाओं को कैसे क्षीण कर सकते हैं। दूसरी तरफ जर्मन जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, वो कहते हैं यस, है ना, वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। ऐसे माहौल में धीरे धीरे क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की नींव पड़ती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, ठीक है ना, उसकी फाउंडेशन जो है वो डलती है। और बाद में हम ये देखते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मैकिन्डर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है और वो देखता है कि अब जो है वो युद्ध के बदलते स्वरूप वाले माहौल में जब कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने लगा है, ऐसे दौर में प्राकृतिक दुर्ग जो है हमें उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र जिसको भेदा नहीं जा सकता उसकी सीमा काफी और विस्तारित है। ठीक है, तो उसने देखा कि बाल्टिक सागर के आसपास और जब ये काला सागर के ऊपर के क्षेत्रों में जहां तुर्की जलडमरू मध्य है ना, टर्किश स्ट्रेट है, उन क्षेत्रों में ब्रिटेन और उसके जो एलाइज फोर्सेस थी उनको जर्मनी और उसके मित्र देशों ने प्रवेश नहीं होने दिया। तो अब 1919 में जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नाम की पुस्तक में मैकिन्डर जो अपना काम देता है, अर्थात हृदय स्थल की संकल्पना में जो संशोधन प्रस्तुत करता है, उसमें वो इस हृदय स्थल की भी नई परिभाषा देता है, पहली बार हृदय स्थल की शब्दावली भी देता है। ठीक है,
और इसके अंदर वो क्या करता है कि पूर्वी यूरोप के कुछ भागों को अब वो इस हार्टलैंड में शामिल करता है ना। उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र जो है वो मध्य एशिया और जो मंगोलिया के क्षेत्र है वहाँ से भी इसके अंदर शामिल करता है। और अब वो क्या करता है, नवीन विस्तारित हृदय स्थल जो है उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, और वो ये बताता है कि इस हृदय स्थल के भाग पर जो कब्जा करेगा वो वर्ड आइलैंड जो है ना, उस पर अपना नियंत्रण करेगा, और जो वर्ड आइलैंड पे अपना नियंत्रण करेगा वो पूरी दुनिया का भाग्य लिखेगा। क्लियर? ठीक है। बाद में जब ये देखा गया कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है, ठीक है, तो जर्मनी तिलमिलाया हुआ होता है और जर्मनी क्या करता है कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में हाउशोफर नाम के एक विद्वान हैं, उनके नेतृत्व में ये जो जियो स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है मैकिंडर का, ये पुनः वहाँ बहुत तेजी से प्रचलन में आता है। 1924 में जर्मनी में म्यूनिक में एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जाता है। हाउशोफर उसके डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं और वो यही काम करता है कि वो इस प्रकार के चिंतनों को वो पब्लिश करता है ना, जिसके अंदर जो मैकिंडर की जो सामरिक दृष्टि थी उससे संबंधित या अन्य जो सामरिक दृष्टि के महत्व से संबंधित लेख है उनका प्रकाशन होता है। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जर्मनी में इस संभावनाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो उत्साहित होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि पुनः जो है वो हमें अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए मैकिंडर के द्वारा सुझाए गए जो संभावनाएं हैं उन पर काम करना चाहिए। और इसी का नतीजा होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को वो ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है धीरे धीरे कि ये हृदय स्थल या जो धुरी प्रदेश की संकल्पना है, ठीक है, इसका अब कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। और वो ये कहता है कि अटलांटिक महासागर के अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर जो दो ट्रेड ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ट्रेड ब्लॉक है और उधर वो जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पूर्वी भाग का ट्रेड ब्लॉक है। वो कहता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार है ना इन्हीं दो क्षेत्रों के बीच में होता है। पूरी दुनिया का व्यापार यदि हम एक साथ लें, है ना, और इनका व्यापार यदि हम एक साथ लें तो ये आधे से भी ज़्यादा है ना, इन दो ब्लॉक्स के बीच का ट्रेड। ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक ओशन के ऊपर से हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेड ब्लॉक है इनके बीच में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जाल देखने को मिलता है, एयर कम्युनिकेशन का जाल देखने को मिलता है। और ये जो उत्तरी अटलांटिक वाला क्षेत्र है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, इसको मैकिंडर ने मिडलैंड बेसिन की संज्ञा दी 1943 में, है ना। और वो बताया कि अब आने वाले समय में जो इकोनॉमिक पावर्स है वो क्या करेगी, वो दुनिया को दिशा देगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस सिद्धांत के कमजोर पक्ष क्या क्या थे उसकी बात करते हैं। पहला करते हैं, उसने ये गलत अवधारणा प्रस्तुत की थी कि यूरोप का इतिहास केवल और केवल सामुद्रिक बनाम स्थल शक्तियों के बीच के संघर्ष का इतिहास है। ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि यूरोपीय इतिहास जो है वो वास्तव में मिश्रित प्रकार के संघर्ष का इतिहास है, जिसके अंदर हमें लैंड फोर्सेस वर्सेस लैंड फोर्सेस, सी पावर वर्सेस सी पावर, लैंड फोर्सेस वर्सेस सी पावर, ये सब तरह के संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। स्थल शक्ति बनाम स्थल शक्ति, समुद्री शक्ति बनाम समुद्री शक्ति, स्थल शक्ति बनाम समुद्री शक्ति, सभी प्रकार के संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। दूसरी आलोचना है कि मैकिंडर ने माना कि स्थूल भौगोलिक क्षेत्र ही संसाधन संपन्नता का परिचायक है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं, है ना। इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पिवट एरिया के बारे में और उसके संसाधनों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की, जबकि हम ये जानते हैं कि वो क्षेत्र जो है जिसको पिवट एरिया कहते हैं उसका बहुत बड़ा भाग है
उसमें तो हम कोई भी इकोनॉमिकली वायबल एक्टिविटी जो है उसको हम लोग उन हार्डशिप्स के अंदर चला भी नहीं सकते। ठीक है, इतनी वहाँ क्लाइमेटिक हार्डशिप्स देखने को मिलती है, इतना वहाँ जलवायु की अतिरेकता हमें देखने को मिलती है। तो केवल और केवल ये कह देना कि कोई क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है तो वो साधन संपन्न होगा, संसाधन संपन्न होगा, ये आवश्यक नहीं है। अब देखो तीसरी जो आलोचना आती है वो ये आती है कि मैकिन्डर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हृदय स्थल की विपरीत भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियों में इसके विकास की प्रक्रिया जो है वो इतनी लाभदायक और प्रासंगिक नहीं हो सकती, है ना। कितना बड़ा क्षेत्र जो है वो परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है, जहां पर हम बहुत बड़े बड़े हवाई अड्डे या यूं कहें कि बहुत इफिशिएंट रेलवे नेटवर्क जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, है ना। ये कई प्रकार की बाधाएं हमारे सामने उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये मैकिन्डर जो है वो हृदय स्थल में जो विकास की संभावनाएं बता रहे थे, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल और उतनी ज़्यादा रेलेवेंट नज़र नहीं आती वहाँ की भौतिक और जलवायु संबंधी विशेषताओं को देखते हुए। चौथी बात, मैकिन्डर ने माना कि रेल के विकास के कारण यह हृदय स्थल पुनः अपनी सामरिक शक्ति को प्राप्त कर लेगा, ठीक है, परंतु यह व्यवहारिक स्तर पर सही साबित नहीं हुआ, ठीक है ना, यह सही साबित नहीं हुआ। फिर पांचवी जो बात आती है, मैकिन्डर का सिद्धांत पुरानी आवागमन तकनीकों पर आधारित था, बिल्कुल ठीक है ना। ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स थे, है ना, उनको इसने संज्ञान में लिया था, ठीक है, उन पर आधारित था। जबकि आज की तारीख में जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है वो टोटली यूं कहें कि रिवोल्यूशन उनके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। उस संदर्भ में यदि हम मैकिन्डर के सिद्धांत को देखें, उस संदर्भ में यदि हम मैकिन्डर के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत आज के परिप्रेक्ष्य में उतना प्रासंगिक हमें प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आज जब हम युद्ध की बात करें तो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जेट्स हैं, ठीक है, उनसे युद्ध होता है और भौतिक दूरियां जो है उनका महत्व तो बहुत कम रह गया है, ठीक है। और इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन में एयर ट्रांसपोर्टेशन का महत्व जो है वो सिविल एरिया क्षेत्र में भी बढ़ गया है। छठा है कि मैकिन्डर ने हृदय स्थल की विशालता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, क्योंकि वो मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर इस क्षेत्र को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा था, जिसके ऊपर ये क्षेत्र अपने वास्तविक आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मैकिन्डर जो है वो कहीं न कहीं जो मर्केटर प्रक्षेप है उसका इस्तेमाल करके जो पिवट एरिया है उसके वास्तविक आकार और उसकी जो वास्तविक संभावनाएं हैं उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनको प्रस्तुत करता है। भूमंडलीकरण के युग में मात्र भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या आधिक्य ही सामरिक महत्व के द्योतक नहीं होते, क्योंकि मैकिन्डर ने इस बात पर बल दिया था कि जो पिवट एरिया है उसके पास में पर्याप्त भूमि क्षेत्र, संसाधन क्षेत्र और जनसंख्या है, ठीक है। इसी के कारण वो क्षेत्र जो है वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन क्षेत्रों पर राज करने वाला पूरे विश्व जो है उसका भाग्य निर्धारित कर सकता है। तो भूमंड आज जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि केवल और केवल बड़ा क्षेत्रफल, है ना, केवल और केवल एक बड़ी जनसंख्या, ठीक है, इनको हम सामरिक महत्व का प्रतीक नहीं मान सकते, ठीक है, बल्कि आर्थिक एवं तकनीकी सामर्थ्य तथा मानव संसाधन गुणवत्ता जो है वो आज की तारीख में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि अपने अंतिम दौर में जब वो 1943 में मिडलैंड बेसिन की संकल्पना देता है तो काफी हद तक मैकिन्डर भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आर्थिक और तकनीकी सामर्थ्य तथा मानव संसाधन की गुणवत्ता जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंतिम जो बात है वो ये है कि उच्च तकनीक पर आधारित युद्ध कौशल ने भी इस संकल्पना की प्रासंगिकता को चुनौती दी है। आज पूरी तरह से जो युद्ध का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया है और इस बदले हुए परिवेश में
जो मैकिन्डर की संकल्पना है वो हमें उतनी ज़्यादा रेलेवेंट जो है वो प्रतीत नहीं होती। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।